ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, और उसके बाद में जो है एनर्जी लेवल, और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। ये सब कुछ हम एक मतलब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ से परिचित हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको परमाणु कहा जाता है। और ये जो परमाणु होते हैं, और परमाणु के विषय में भी हमने उसके मतलब नाभिक के विषय में रदरफोर्ड मॉडल वगैरह, बोहर मॉडल, वहाँ पर कई सारी चीज़ें देखी हैं। तो उसमें हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक अति सूक्ष्म भाग होता है, सघन भाग, जो धनावेशित भाग होता है, जिसको नाभिक कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड ने बताया था, जो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि में पाया जाता है। तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में गति करते रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई परमाणु होता है तो परमाणु के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। नाभिक में जो है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं पहले से, जब हम ये पढ़ रहे हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ रहे हैं, उससे पहले ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, तो अब हम आगे सीखेंगे कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है। उसको समझने के लिए इतना चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें। तो अब देखो क्या है कि हम जानते हैं जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ये इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक जो हम इसकी ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा जो कहते हैं ना, वो कुल ऊर्जा जिसको हम कहेंगे, वो कुल ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। एक होता है आपका गतिज ऊर्जा, ये भी हमने आपको करके दिखाया, गतिज ऊर्जा, ठीक है, और प्लस दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, चलिए देखते हैं ये दोनों ऊर्जाएं आती कहाँ से हैं। तो गतिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, चूंकि ये नाभिक के चारों तरफ गति करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो है इसमें आ जाती है। और दूसरा जो है स्थितिज ऊर्जा, वो जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वही कुल ऊर्जा होती है। और हमने लास्ट टाइम में ड्राइव किया हुआ है, निकाला है कि जो कुल ऊर्जा होता है किसी परमाणु का, परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लो हम कहते हैं nth इलेक्ट्रॉन का या nवें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अगर उस परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है तो हमने देखा था ये -13.6 और Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसका परमाणु क्रमांक Z है और हम nवें कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताना चाहते हैं कि कितनी उसकी ऊर्जा होगी, तो वो ये होती है En। अब ये जो En होता है ना, यहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या है। ये सब हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही, क्वांटम संख्या है तो मुख्य क्वांटम संख्या, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 2 3 ऐसे 4 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाता है। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों में इतनी ऊर्जा होती है। अगर हम यहीं से मान लो कहते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 यानी Z बराबर यदि 1 हो, यानी हाइड्रोजन एटम के विषय में बात करें तो Z बराबर 1 के लिए, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें यानी Z बराबर भी 1 हो और N बराबर भी 1 हो, तो हमारे पास जो एनर्जी आती है निकल करके वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी यहीं से। ठीक, ये पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाए, है ना। E1 का मतलब ये मत समझिएगा कि पहली ऊर्जा दूसरी ऊर्जा, ऐसे कुछ मत समझिएगा। इसको ये समझिए कि ये पहली कक्षा में जो मतलब नाभिक के सबसे करीब वाली कक्षा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। ठीक, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं दूसरे कक्षा में ऊर्जा की दूसरी कक्षा है, ये पहली कक्षा हो गई, उसके बाद वाली कक्षा दूसरी कक्षा होगी, तो वो ऊर्जा हम निकालेंगे। तो ये देखिए n बराबर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, n बराबर 2 रख देंगे। तो जब n बराबर 2 रख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -13.6 अपान यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ठीक, ये हो जाएगा 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यहाँ से काटेंगे 4 तियाँ 12 और 1 13 19 4 चौक 16 और यानी लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको प्राप्त होगा। आगे भी ये जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अभी अगर E3 निकालेंगे ना तो हमको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमारी ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आप देखिए बढ़ती जाएगी मतलब समझ पा रहे हैं, ये नेगेटिव में लिखा हुआ है, ये नेगेटिव में लिखा हुआ है और नेगेटिव अगर बड़ा होता है तो वो क्वांटिटी उतनी ही छोटी होती है। दोनों में देखें कि कौन बड़ा है तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार मैं अगर E4 निकालूंगा ना तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि एनर्जी जो है जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे एनर्जी हमारी बढ़ती जाती है। और इस माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब ये होता है कि ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी आकर्षण की प्रकृति का होता है। अर्थात ये कि जब आप इतनी ऊर्जा पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा बाहर से दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऊर्जा स्तर को या इस परमाणु को छोड़ सकता है, परमाणु को छोड़ करके धातु में या इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें अगर हम जान चुके हैं, पहले से जान रहे हैं, तो अब देखो क्या होता है कि जो नाभिक होता है, नाभिक से जैसे जैसे हम उधर जाते हैं, मतलब नाभिक से पहली कौन सी ऊर्जा कक्षा है उसको हमने पहली कक्षा को यानी n बराबर 1 के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 के लिए हमने जो पहली कक्षा को नाम दिया उसको k कहेंगे, ठीक। फिर n बराबर 2 के लिए ऐसे कैपिटल L कहेंगे, फिर n बराबर 3 के लिए ऐसे हम m कहेंगे और फिर n बराबर 4 के लिए ऐसे हम इसको n कहेंगे। ऐसे ये के यल यम यन ऐसे इसको नाम देते हैं। इस तरह से आगे हम कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। अब हम अगली चीज़ जो देखते हैं वो देखते हैं आइसोलेटेड एटम। ये गजब की चीज़ है, आपको इसको ये नहीं समझ में आए तो फिर काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आइसोलेटेड एटम, ठीक है। आइसोलेटेड एटम क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे विलगित परमाणु, ठीक है, विलगित परमाणु या पृथक्कृत परमाणु भी आप बोल सकते हैं, पृथक्कृत परमाणु या विलगित परमाणु। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो अब हम अभी बात करते हैं सोडियम एटम की। एक सोडियम एटम को लेते हैं। सोडियम एटम का होता है, सोडियम एटम तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है ना, और Na ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, 11 होता है, 23 होता है। हालांकि हमको 23 से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब इससे है 11 से। यहाँ पे सेंटर पे इसके क्या होता है, नाभिक होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया है। और इसका अगर हम वो लिखें, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो हमें प्राप्त होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। दो 11 है ना, तो 2 2 4 6 4 10 और 1 11, ठीक। इस तरह से हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। देखो क्या है ना कि 1s है, पहली कक्षा ये है, और यहाँ पर ये दूसरी कक्षा है, और यहाँ फिर आगे 3s 3p, ठीक है, जो कि रिक्त रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये वाला तीसरी कक्षा है, ये पहली कक्षा है। बात समझ में आ रही है। ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, और ये n बराबर 3 है। और ये जो SPD ये सब मैं देखूंगा ना, ये उपकोष होते हैं या सबसेल जिनको आप बोलते हैं। इसको आप सेल बोलते हो या आर्बिट बोलो या सेल बोलो, उसके बाद में ये सब सेल होता है, उपकोष इसको कहते हैं, ठीक है ना। यानी SPDF ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उपकोष। तो एक ही कक्षा के कई उपकोष हो सकते हैं, ठीक है, एक ही कक्षा के कई उपकोष हो सकते हैं। पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है जो यस होता है, ठीक। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं, यस और पी, ठीक। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, यस पी और डी, ठीक है। इस तरह से होते हैं, और उनमें जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी इस प्रकार होता है। जैसे यस कोष है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये व्यवस्था होती है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन फिल होने की। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई तो अब देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें आसान होने वाली हैं। हम देखेंगे विलगत परमाणु क्या होता है। तो अगर हम कोई एक विलगत परमाणु का मतलब है कि ऐसा कोई परमाणु जो अन्य परमाणु से काफ़ी दूर है। आप जानते हो कि एक एटम जो होता है वो दूसरे एटम पर क्या फोर्स लगाता है, चाहे वो आपका रिपल्सन फोर्स हो चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में यानी नाभिक के बीच में आपका कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक परमाणु दूसरे परमाणु के करीब आता है तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में रिपल्सन हो सकता है, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन हो सकता है, एक परमाणु के न्यूक्लियस और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन और एक ही परमाणु का नाभिक के बीच में अट्रैक्शन ऑलवेज होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो कई तरह से इंटरेक्शन हो सकता है परमाणु के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई। अब मान लो विलगत परमाणु की जब मैं बात कर रहा हूँ तो विलगत परमाणु क्या है कि कोई ऐसा परमाणु हो जो अन्य परमाणुओं से किसी मतलब जैसे आप गैस के अणुओं को बोल सकते हैं। गैस के अणुओं में क्या होता है कि एक अणु जो होता है वो दूसरे अणु से बहुत दूर होता है, उनके बीच में काफ़ी गैप होता है। ठीक है, तो एक परमाणु जो गैस का एक परमाणु जो होता है वो गैस के दूसरे परमाणु को अफेक्टेड नहीं करता है, मतलब काफ़ी दूरी होती है जिसकी वजह से उसके जो एटम्स होते हैं, ये देखिए विलगत का मतलब ये हो गया कि इसके आसपास कोई अन्य दूसरा परमाणु नज़दीक ना हो, इसके आसपास कोई अन्य दूसरा परमाणु नज़दीक ना हो और इतना नज़दीक ना हो कि वो इसके इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डाले। जैसे कहने का मतलब है ये परमाणु अगर मान लो ये परमाणु है और ये परमाणु है, ये दोनों परमाणु काफ़ी दूरी पर रहें जिससे क्या हो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के इसके चार्ज के कारण जो है प्रभावित ना हो या इन इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना। तो ऐसे आइटम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड आइटम या विलगत परमाणु या पृथक्कृत परमाणु भी कहते हैं। आप इसको समझिएगा कि पृथक्कृत या आइसोलेटेड आइटम या विलगत परमाणु क्या है कि एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन केवल इसके नाभिक से, मतलब जो मैं एटम की बात कर रहा हूँ उस एटम का इलेक्ट्रॉन उसी के न्यूक्लियस से ही अफेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज और किसी से नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अगर ऐसा होगा तो ऐसे एटम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड एटम कहते हैं। बात समझ में आई। अब अगर ये आइसोलेटेड आपको समझ में आ गया तो देखिए क्या होता है कि जैसे 1s है तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2s रहेगा तो इसमें आपका जो है 2 और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो मैं इस 8 इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ। देखिए एक ही सेल में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये 3s मतलब तीसरी कक्षा में जाएगा, यहाँ पे ये रिवॉल्व करेगा। ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है अगर आपको विलगत परमाणु क्लियर हो गया तो अब देखिए जो भी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सोडियम का विलगत परमाणु है, इसको हमने जो है और दूसरे परमाणुओं से या क्रिस्टल से काफ़ी दूर कर लिया है जिसकी वजह से ये वाला परमाणु जो है किसी दूसरे परमाणु से इफेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ से इसको ये प्रभावित नहीं करेगा, मतलब यहाँ का इसका जो न्यूक्लियस होगा ये इसके इलेक्ट्रॉनों को प्रभाव नहीं डालेगा, पूरी तरह से ये स्वतंत्र है। ऐसे फील कर सकते हो कि ये गैस के परमाणु किसी गैस के अणु का परमाणु है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसका अगर हम ऊर्जा स्तर देखेंगे, ऊर्जा स्तर क्या होता है, ऊर्जा स्तर क्या होता है कि जो कोई इलेक्ट्रॉन है किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थितियों को दर्शाने के लिए जो है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मैंने अभी लास्ट टाइम में भी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है ना, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। जो यहाँ पर मूव कर रहा है उसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, यहाँ पे है उसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि इनका एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर होता है। ये ऊर्जा स्तर क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी क्षैतिज ऊर्जा स्तर की बात करो तो ऊर्जा स्तर क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न स्थितियों के ऊर्जा की स्थितियों को दर्शाती हैं।
ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थितियों को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखाएं हैं, और कुछ नहीं है। आप इससे ज़्यादा घबराइएगा नहीं। ऊर्जा स्तर क्या है? ऊर्जा स्तर जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थितियों को दर्शाने वाली क्षैतिज रेखाएं हैं। एक बात ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ऊर्जा स्तर पता है, ऊर्जा स्तर का मतलब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन जब मतलब यहाँ पे है तो इसका अलग ऊर्जा स्तर है। आपको पता है ना कि इसका एनर्जी लेवल अगर हम निकालेंगे तो वो हमको लगभग जो है इतना प्राप्त होता है, मतलब -1 पॉइंट इतना प्राप्त होता है। और इसका एनर्जी भी कुछ ऐसे प्राप्त होगा, ऐसा इसका भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर घूमने वालों की यहाँ पर घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन है या यहाँ पर स्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी अलग होगी, उनका ऊर्जा स्तर अलग होगा। तो उसका ऊर्जा लेवल हम यहाँ पर दिखाएंगे तो उसको इस तरह से ऐसे दिखाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हैं, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनका ऊर्जा स्तर भी हम इसी तरह से दर्शा देंगे, फिर उनका ऊर्जा स्तर दिखा देंगे। तो ऊर्जा स्तर अगर किसी एक आइसोलेटेड एटम का दिखाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं विभिन्न कक्षाओं में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उन सबका एक एक क्या होगा? फाइन लाइन प्राप्त होगी, मतलब एक एक क्षैतिज रेखा, स्पष्ट रेखा हमको प्राप्त होगी। इससे मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे ऊर्जा स्तर आपको मैंने बताया है कि ऊर्जा स्तर क्या है कि ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थितियों को दर्शाती हैं। तो भाई देखिए स्पष्ट है सारी चीज़ें, चूंकि ये एटम जो है दूसरे एटम से इफेक्टेड नहीं है, पर प्रभावित नहीं है या अफेक्टेड नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसकी जो ऊर्जा रेखाएं हैं, ऊर्जा स्तर है, वो आपको क्या होगा? क्षैतिज रेखाएं जो होंगी स्पष्ट और एक फाइन लाइन होंगी। मतलब फाइन लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको एक लाइन प्राप्त होगी कि भाई देखो ये वाले एनर्जी लेवल के लिए ये चीज़ है। अभी इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको कहा कि ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर आप यहाँ से देखिए, जैसे इसी की मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो आप देखिए ये हो गया ऊर्जा स्तर। बस ऐसे क्षैतिज रेखा ही आपको ड्रा करना है। देखिए इसकी मोटाई पतला, इसका मोटापन है मतलब कि और यह पतलापन है, इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई सिग्निफिकेंट इसका नहीं, या कोई पैमाना नहीं है कि मोटा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, पतला बनाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी बनाइए, सेम साइज का सब बनाइए, ठीक है। बस ये आपका क्या दर्शा रहा है? ऊर्जा स्तर दिखा रहा है। किसका ऊर्जा स्तर दिखा रहा है? 1s का ऊर्जा स्तर दिखा रहा है। ये ऊर्जा स्तर हो गया, ठीक, एक फाइन लाइन। और उसके बाद में है 2s 2p, तो हम आगे फिर दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये है 2s, फिर क्या है 2p, तो 2p आपका यहाँ पे ऐसे हमने दिखा दिया, 2s 2p हो गया। फिर आगे हम ऐसे दिखा दे रहे हैं 3s, ठीक, और फिर क्या हो गया? आगे ऐसे है यहाँ पे 3p, ऐसे ये दिखा दिए। तो ये अपना क्या हो गया? ऊर्जा स्तर दिखा रहा है। और चूंकि ये आइसोलेटेड आइटम है इसलिए इस तरह से रेखाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अभी अगर हम कोई दूसरा ठोस लेंगे तो ठोस में ऐसा हमको नहीं प्राप्त होगा। ठोस में चीज़ें अलग हो जाएंगी। कैसे अलग हो जाएंगी उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। परमाणु है, हमने आपको बताया विलगत परमाणु क्या है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। मैं क्योंकि इसी वर्ड को मैं बार बार यूज़ करने वाला हूँ, तो आइसोलेटेड एटम जो रहता है ना, आइसोलेटेड एटम के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अगर उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को हम दिखाएंगे तो वो क्षैतिज रेखाएं जो है स्पष्ट और एक एक रेखाएं प्राप्त होंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अच्छा इसको एक चीज़ और है, इसको हम वाटर लेवल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हम देख सकते हैं। मतलब वाटर लेवल कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको बताऊंगा। बस इतना चीज़ जानिए कि जैसे पानी होता है ना, आपने देखा होगा कि जब बरसात के मौसम में बाढ़ आती है, बरसात के मौसम में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर नदियों का जल स्तर क्या होता है? जल स्तर कह रहा हूँ, वाटर लेवल। हालांकि अगर वाटर लेवल कहता तो शायद आपको कुछ कम क्लियर होता, लेकिन जल स्तर ऊंचा होने लगता है। और आप न्यूज़ में अक्सर देखते हैं कि आज जो है ये गंगा नदी का जल स्तर इतना सेंटीमीटर जो है पहुंच गया है, यानी खतरे की जो है जो खतरे का जो निशान है वहाँ से वो इतना कम है या इतना ऊपर बह रहा है, ऐसा वो लोग न्यूज़ में बोलते हैं ना। तो ये चीज़ जो है, यानी हमारे कहने का मतलब है वो एक पैमाना होता है। हमने उसको देखा भी है, वो जहाँ पे जो खंभे गड़े रहते हैं उसी में एक पैमाना ऐसे खींचा रहता है, पर जैसे स्केल नहीं होती है ऐसे स्केल खींचा रहता है और इस पर निशान लगे रहते हैं। ये ऐसे आपको सेंटीमीटर ऐसे ऐसे ये दर्शाया रहता है, समझ रहा हो ना। तो मैं इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे पैमाना उस पर खींचा रहता है। काल जो नदियों में जो खंभे लगे, जैसे सड़क है, सड़क पुल जो बना रहता है ना, तो पुल में जो खंभे लगे रहते हैं उन खंभों पर किसी एक खंभे पर जो ऐसे पैमाना लगाया रहता है, ठीक। और ये पैमाना क्या दर्शाता है भाई? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे 7 सेंटीमीटर, ऐसे। आपको इसी को कोरिलेट करके ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका वाटर लेवल होता है वहाँ पे, ठीक है, वाटर लेवल होता है। अब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे 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 होता है। जब पानी यहाँ तक रहता है तो कहते हैं भैया पानी जो है, पानी का वाटर लेवल कितना है, 1 सेंटीमीटर है। पानी जब बरसात हुई, ज़्यादा हुई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया तो कहेंगे 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऐसे ऐसे जब हम कहते जाते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जाता है वो हम कहते जाते हैं कि इसका स्तर जो है, मतलब वाटर लेवल है ना, पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम कहते हैं वाटर लेवल भी उसका बढ़ता जाएगा, है ना। अब वही चीज़ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देखिए वही चीज़ फील करिए। ये है, यहाँ पर क्या था, कौन सा लेवल, वाटर लेवल था, और अब क्या है, एनर्जी लेवल है। बात समझ में आया, ये वाटर लेवल था और ये एनर्जी लेवल है। अब बस उसको उसी तरह से फील करिए कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी लेवल क्या है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी लेवल हमारा हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बस ये एनर्जी लेवल को दर्शा रहा है, वही एनर्जी लेवल की इतना एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे फिर एनर्जी लेवल, फिर एनर्जी लेवल, फिर एनर्जी लेवल, फिर एनर्जी लेवल। सबसे बाहर वाले का एनर्जी लेवल, सबसे बाहर वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसका जो होता है एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है, समझ रहे हो, उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। आप वैसे इधर भी देख सकते हो, -13.6 है, -3.4 है, -1 समथिंग आएगा, फिर इसके आगे वाले के इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे और कम ना आएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा इधर वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, इधर एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया। तो अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गई, एनर्जी लेवल मतलब कहने का 1s जैसे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भी आप दिखा सकते हो। जैसे इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। 2s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। 2p में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ऐसा नहीं कि आगे ऊर्जा स्तर नहीं है, ऊर्जा स्तर बहुत होते हैं, बहुत ऊर्जा स्तर होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन कहाँ तक है ये मायने रखता है, समझ रहे हो ना। अभी इसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम दे देंगे तो ये क्या करेगा, अगले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और फिर और एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके और ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, और एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स उस पर कम होता जाएगा। और यही न्यूक्लियस का फोर्स जब ज़्यादा कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड का मतलब ये है कि आप कोई क्रिस्टल ले लीजिए, कोई ठोस ले लीजिए, ठीक, हम कोई ठोस ले रहे हैं ऐसे, और अगर जब हम कोई ठोस ले लेंगे तो ये आपका आइसोलेटेड आइटम नहीं रहेगा। ठोस जो होता है ना, ठोस क्या होता है आपको पता है, आप बचपन में पढ़े हो कि ठोस के अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है ना वो बहुत कम गैप होता है, ठीक, इसके बीच में गैप बहुत कम होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो गैप कम होने का मतलब है कि उनके एक परमाणु के बीच में और दूसरे परमाणु के बीच में दूरी बहुत कम रहेगी। अब जो मैंने आइसोलेटेड वाली कंडीशन बताएगी ना, वो कंडीशन नहीं लागू होती है। अब कौन सी कंडीशन लागू होगी भैया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, रिपल करेगा, मतलब प्रभावित करेगा। इसका न्यूक्लियस ना इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से, और ये वाला न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब अब इंटरेक्शन होगा एटम्स के और एटम्स के बीच में। और ऐसा नहीं है कि ये एटम्स जो है बस खाली 2 एटम्स हैं, इनफाइनाइट एंड एटम्स होते हैं ठोस में आपके, मतलब काउंटेबल तो होते हैं, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मेरे लिए इनफाइनाइट ही लगेंगे, समझ रहे हो ना। और वैसे भी आप जानते हो 1 ग्राम जो पदार्थ होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो इतना होता है, और ये एक मामूली राशि नहीं होती है ना। तो कहने का मतलब ये है इसमें इतने परमाणु होंगे। अब इसका ये मतलब हो गया कि जो कोई ठोस होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा ना, इसके जस्ट ऊपर हजारों लाखों एटम्स होते हैं, साइड में हजारों लाखों एटम्स होते हैं, इस साइड में हजारों लाखों, नीचे हजारों लाखों, उसके पीछे हजारों लाखों। मतलब अब ऐसे कर सकते हो कि जैसे
कोई आइटम्स यहाँ स्पेस में फील कर लो कि ये यहाँ पर है, तो इसके आइटम्स के नीचे भी आइटम, ऊपर भी आइटम, साइड में आइटम, इधर भी आइटम, पीछे भी, आगे भी, हर तरफ एवरीवेयर जो है आइटम्स होंगे और वो भी बहुत पास पास आइटम्स होंगे। और उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो एनर्जी लेवल था हमारा, ये एनर्जी जो लेवल था, अब ये सिंगल और फाइन लाइन हमको नहीं प्राप्त होगा, मतलब एक रेखा नहीं, हमें क्या होगा, ये टुकड़ों में प्राप्त होगा एनर्जी लेवल। जैसे मान लो अपने पास एक आइटम्स पहले था, तो एनर्जी लेवल जो हमको प्राप्त हुआ वो इस तरह से प्राप्त हुआ, एनर्जी लेवल हमको इस तरह से प्राप्त हुआ। जब अपने पास एक आइटम था, एक आइसोलेटेड आइटम था, तो हमको एनर्जी लेवल इस तरह से प्राप्त हुआ। अब मान लो फील करो कि दो आइटम है, तो दो आइटम है, तो एक इस वाले का, एक इस वाले इलेक्ट्रॉन का, एक ऐसे हमको एनर्जी लेवल कैसे प्राप्त हो जाएगा, हमको एनर्जी लेवल दूसरे वाले का भी प्राप्त होगा। मतलब जो एक ऊर्जा स्तर था ना पहले, अब वो दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाएगा। या आप ऐसे कहिए कि दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके वाले के आइटम के, इस वाले आइटम के इलेक्ट्रॉन के का भी ऊर्जा स्तर यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, अगर तीन आइटम होंगे तो हमको तीन ऊर्जा स्तर यहाँ पर प्राप्त होंगे, ये देखिए, मतलब वही सब कंडीशन। फिर अगर चार हैं तो ऐसे चार होंगे, पांच रहेंगे पांच, और ऐसे फिर क्या होता है, 5 6 ऐसे गिनती, छोटी छोटी गिनतियां नहीं होती हैं, बहुत बड़ी राशि इतनी देखिए, और वो भी छोटे में। तो ये जो ठोस का क्रिस्टल होते हैं, उसमें जो ऊर्जा स्तर जब हम खींचते हैं, तो ऊर्जा स्तर हमको एक सिंगल लाइन ना प्राप्त हो करके हमको क्या प्राप्त होता है, ऐसे ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। यही हमको ऊर्जा परास प्राप्त होता है, ऊर्जा स्तर का परास प्राप्त होता है, बैंड प्राप्त होता है, और इसी को हम कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब ये केवल एक फाइन लाइन नहीं है, फाइन लाइन मैं बोल रहा हूँ, एक स्पष्ट लाइन नहीं है। ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पे देखिए, ये है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, और ये आपका क्या होता है, ये एनर्जी लेवल जो होता है, ये आपका ऊर्जा बैंड के रूप में होता है। यहाँ पे एक ही लाइन होती है, यहाँ पे एक लाइन नहीं होती, यहाँ पर कई लाइनें होती हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे आइटम्स होते हैं जो एक आइटम को दूसरे आइटम से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंटरेक्शन होता है उनके बीच में। यानी आप कह सकते हो कि वो एक आइटम दूसरे आइटम को प्रभावित करता है इलेक्ट्रॉनों का, तो उसका जो ऊर्जा स्तर होता है, वो ऊर्जा स्तर 2 3 जितने आइटम रहेंगे उतने ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है। वो ऊर्जा स्तर जो एक ऊर्जा स्तर था, अगर 2 आइटम आ जाएंगे तो 2 में टूट जाएगा, ये ऊर्जा स्तर 2 में टूट जाएगा। अगर 3 आइटम्स आ जाते हैं तो 3 में, ऐसे तो बहुत सारे आइटम्स, मतलब एनर्जी लेवल यहाँ पे बन जाते हैं। एनर्जी लेवल का ये एक पट्टी हमको प्राप्त होती है, इसीलिए इसको बैंड बोलने लगते हैं। अब एक लाइन ना होकर के ये पट्टी होती है, उसको बैंड बोलते हैं, और फिर कहने लगते हैं कि ये ऊर्जा बैंड है, ये ऊर्जा बैंड है। पहले हमने क्या कहा, एनर्जी लेवल कहा, आइसोलेटेड आइटम के लिए एनर्जी लेवल कहा। अब मैं यहाँ पर जो ठोस होता है वहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ऊर्जा बैंड कह रहा हूं। ऊर्जा बैंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, पास 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 बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये डिस्क्रीट था पहले, अब ये डिस्क्रीट ना होकर के ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब पहले ये अलग अलग था, डिसकंटिन्यूअस था यहाँ पे, और ये अब कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे लगभग, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, हर एनर्जी लेवल का यहाँ पर जो है वो चीज़ प्राप्त होने